पूरा एक फोर्स जन्म में आया जिसको एंटी नार्कोटिक्स फोर्स कहते हैं। उसके बहुत वसीतर इख्तियारात, उसके तो इस हद तक इख्तियारात हैं कि अगर उनको ये लगे कि ऊपर जो जहाज 36,000 फुट पे फ्लाई कर रहा है, अगर इसके अंदर कुछ है तो वो उसको कंपेल करके डाउन करके और नीचे ज़मीन पे लाके उसको भी सर्च कर सकते हैं। कौन सा ऐसा तबका है हमारे मुआशरे का जो कि टारगेट है नार्कोटिक्स का? ये सब के सब वो तबके हैं, इधर दे आर ड्रग म्यूल्स हैं या ड्रग पेडलर्स हैं। हाउ प्रॉफिटेबल बिजनेस इज दिस? मतलब इसमें क्या ही प्रॉफिट हो सकता है, किसी दूसरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है। आपके हमारी सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के पास नार्कोटिक्स के केसेस को प्रोसिक्यूट करने का, इन्वेस्टिगेट करने का कोई लीगल इंटाइटी वो है नहीं। किसी को फंसाना हो तो उसकी गाड़ी में चर्च रख दी जाती है। अब तक मैं जितने कोई केस कर चुका हूँ, हर केस में the one who happens to be the complainant of the case and the seizing officer of the case, he would be also acting as इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस। जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो कंसेप्ट फिर कहाँ पे रह गया? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ऑफेंस ट्रीट की जाएंगी रिलेटेड टू ड्रग्स? मैंने तो अपने अब तक के कैरियर में मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसा केस देखा जिसको अप्रीहेंड किया गया हो, पकड़ा गया हो और कोर्ट के सामने लाया गया हो कि जी रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टीवेशन। बट एक और जो कंपल्जन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाली है कि यू हैव टू रिकॉर्ड। आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, इफ यू हैव स्पाई इन्फॉर्मेशन, तो आपने कैमरे से रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज योर केस विल बी सस्पिशियस। बल्कि जब हम कोर्ट के अंदर जब इनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि जी आपने वीडियो बनाई, आपके पास कौन सा मोबाइल था, वो कहते जी मेरे पास कीपैड का मोबाइल था, हमारे पास कीपैड का मोबाइल था। अगर किसी गाड़ी से या किसी वेसल से कोई नार्कोटिक सब्सटेंसेस बरामद होते हैं तो उस गाड़ी का या उस प्रॉपर्टी का क्या फेट होगा? क्या वो भी जब्त हो जाएगी? 2002 के अंदर जनरल मुशर्रफ के दौर में पुलिस ऑर्डर 2002 आया जिसके अंदर बाकायदा बाइफरकेट किया गया ऑपरेशंस को और इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 20 बेसिकली कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट वारंट्स इशू करेगी फॉर चेक या सर्च एंड सीजर्स। बट 21 जो है वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, उसके पास सारी पावर्स ऑलरेडी हैं। विदाउट वारंट वो जाके सर्च भी कर सकता है, प्रेमिसेस के अंदर भी जा सकता है, वेसल में भी जा सकता है, वट एवर ही कैन, जो कि वारंट के साथ हो सकता है, वो विदाउट वारंट ऑलरेडी कर सकता है। तो आप नहीं समझते कि दोनों सेक्शंस अपने तसादम में हैं और सेक्शन 20 कहीं ना कहीं रिडंडेंट हो रही है? हैव यू एवर प्रेजेंटेड एनीवन जो कि यू न्यू कि यार ये बंदा गिल्टी है बट फिर भी आपने उसकी वकालत की और उसे बचाया? जिस तरह एक सेक्शन 25 है आपके इस एक्ट के अंदर जो कि एक्सक्लूड करती है कि अगर इसमें प्राइवेट विटनेसेस ना हो तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। सर थैंक यू सो मच, आप आज तशरीफ़ लाए। आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे मैक्सिमम नॉलेज नार्कोटिक्स के बारे में, एंटी नार्कोटिक्स की जो लॉज हैं उनके बारे में लेने की कोशिश करें। कैसे मजाज हैं आपके? आप ठीक हैं हमारे साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप नार्कोटिक्स को या एंटी नार्कोटिक्स लॉज जो हैं आप उनमें प्रैक्टिस करते हैं, आपकी आई थिंक मेजर पोर्शन ऑफ प्रैक्टिस आपकी वहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि वहाँ पे अक्सर जो ड्रग डीलर्स और इस तरह के लोग होते हैं, एंड नॉर्मली जो एडवोकेट्स होते हैं प्राइवेट, उनका काम डिफेंस का ही होता है, वो डिफेंस अटर्नीज़ होते हैं। सो डोंट यू थिंक कि आप एनी समहाउ डीलर्स को या इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, या आवाम एटलीस्ट ये कहती है कि वकला इनको छुड़ा देते थे? आपका इस पे क्या कहना है? देखिए जी, वकील का काम होता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, और नो डाउट ये जो नार्कोटिक्स का मैनस है ये बहुत पेनिट्रेट कर चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वन वे अदर वे एक वकील का जो प्रोफेशनल जो उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है वो होती है कि अपने क्लाइंट को डील करना, क्योंकि कानून जब तक किसी भी अक्यूज पर्सन के ऊपर कोई भी एलिगेशंस जो लगाई जाती हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जब तक वो कोर्ट में साबित ना हो, टिल देन ही इज ट्रीटेड और अज्यूम्ड एज एन इनोसेंट पर्सन। और जब वो उसके ऊपर इस्टेब्लिश हो जाती है, वो प्रोसिक्यूशन अपना केस उसके ऊपर साबित कर लेती है, तो कोर्ट्स के पास एक तरीक़ाकार मौजूद है, वो कन्विक्शन की तरफ चले जाते हैं और फिक्स होके जेलों में चले जाते हैं। बट सर दिस इज़ कॉल्ड कि जो ये ऑफेंस है, इट इज़ नॉट कि किसी एक बंदे के अगेंस्ट ऑफेंस है, ये पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। ज़ाहिर है हमारे भी भाई हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आसपास के लोग इन चीज़ों में लग जाते हैं, एंड दोज पीपल जो कि पकड़े जाते हैं majority of the time they are behind that. तो is it not offense against community? और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को कहने में जस्टिफाइड नहीं है कि अगर हम जैसे वकला जब जाते हैं अदालतों में लूप होल्स निकाल के, डाउट्स निकाल के, बड़ी टेक्निकल चीज़ें, और उन्हें हम छुड़ा के ले आते हैं और वो बाहर दोबारा से
वही चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए हमारे साहब, इसमें दूसरी कोई राय है नहीं, ना इसमें कोई शक है कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। अब तो हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तक जा चुकी है, बल्कि आजकल तो हम ये सुन रहे होते हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं ये वहाँ तक जा चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट के पास मैकेनिज़म्स मौजूद हैं इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए। ठीक है जी, लॉज क्यों बनाए जाते हैं? वो लॉज इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी ऑफेंस है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो नारकोटिक्स का ही हो, कोई भी ऑफेंस हो, वो सोसाइटी को एट लार्ज उसका इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। लेकिन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, या जिस तरह आपके पुलिस के अदारे हैं, या आपका एंटी नारकोटिक्स फोर्स का अदारा है, या आपके कस्टम्स के पास भी इख्तियारात हैं नारकोटिक्स एक्ट के अंदर, इनकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो इन चीज़ों को कम्बैट करें और जो कल्प्रिट्स हैं उनको फिक्स करें। लेकिन हमारे साथ जो बदबख्ती इस मुल्क की जो फॉर्चुनेट है मुख्तलिफ अदारों के साथ, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ, कि हमारे एक तो हमारे जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लॉज हैं हमारे पास, वो फ्लॉड हैं, डिफेक्टिव हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉपर रिसर्च होती नहीं। सपोज एक लॉ है जिसका अल्टीमेट बेनिफिशरी बीइंग अवाम के, सपोज मैं ही हूँ, बट आई हैव नेवर बीन आस्क्ड कि मेरे लिए क्या फेवरेबल है। उनके साथ कोई रिसर्चेज नहीं होती मुंसलिक, उनकी कोई स्टडीज़ नहीं होती हैं। 4 लोग बैठे होते हैं ये आपके जो कानून साज अदारों के अंदर, एक बिल पेश कर लेते हैं, छोटी मोटी उसके ऊपर डिबेट होती है, आपके अपर बॉडी से अप्रूव होके जाती है और प्रेसिडेंट साहब का असेंट उसको मिल जाता है। तो मेरे नज़दीक इस मुल्क का साथ जो अनफॉर्चुनेट है, एक तो हमारे जो हम कानून साजी करते हैं या लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बिल्स लाते हैं, जो एक्ट्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो इंतहाई फ्लॉड होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। दूसरा, हमारे लॉज, हमारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स इतने घिसे पेटे होते हैं कि वो अब हमारी आज की ज़रूरियात को कैटर ही नहीं कर पाती। सपोज हमारे पास मेरे नज़दीक 60 से 70% जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जो लॉज हैं, वो प्री पार्टीशन है। यानी अंग्रेज़ आए यहाँ पे, उसने हमें कानून दिया, उसने हमें कवानीन दी, लॉ बनी, एंड स्टिल वो इन्फोर्स्ड है, इन फील्ड है। छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ, पाकिस्तान पेनल कोड प्री पार्टीशन, जो सब्सटेंटिव लॉ है क्रिमिनल के अंदर आपका, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड प्री पार्टीशन, सीआरपीसी जो प्रोसीजरल कोड है उसका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 1898 प्री पार्टीशन। एविडेंस एक्ट होता था 1872 का, उसको हमने कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस करके बना दिया नया। बाकी उसके अंदर का जो कंटेंट है, ऑल दैट इज़ एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो बहुत डिफेक्टिव और पुअर होती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स कि ऐसे लोग बाहर निकल आते हैं। यू कैन नॉट ब्लेम अ पर्सन हु इज़ लीगली डिफेंडिंग हिज क्लाइंट, या तस्वर तो ये है कि जब तक उसके ऊपर इस्टेब्लिश ना हो तब तक ही इज़ इनोसेंट। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं हमें एक वल्नरेबल बनाने। सर, यहाँ पे आपने कहा कि प्रिजम्पशन यही है कि प्रूवन अंटिल प्रूवन गिल्टी पर्सन इज़ इनोसेंट। लेकिन CNSA जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, जिस पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो उसका आई थिंक सेक्शन 25 है, जो कि ये 25 है, सेक्शन 29 सॉरी, वो ये कहता है कि प्रिजम्पशन अटैच कर देता है इसके साथ कि अक्यूज्ड इज़ प्रिज्यूम्ड गिल्टी एंड अनलेस के वो साबित करता है कि वो इनोसेंट है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें भी अगेन आपके लेजिस्लेटर ने, मैं ही कहता हूँ ना कि डिफेक्टिव आपके लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, स्पेस छोड़ा हुआ है कि कंट्रारी। व्हाट इज दैट कंट्रारी? आपके पास कानूनी शहादत ऑर्डर में आर्टिकल 117 है और 118 है, जो बात करता है ऑनस की, कि किसके ऊपर क्या ऑनस आता है। तो इसके अंदर भी अब जब हमारे सुपीरियर कोर्ट्स ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया, तो ये फैसले आ गए। बल्कि 2010 में एक केस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मामनूर वर्सेस द स्टेट है,
रिपोर्टेड पेज 927 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू ईयर 2010 की, वहाँ पे भी यही बात करते हैं, वो फैसला बात करता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राइमरी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है या जो ऑनस है, दैट रेस्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन. वंस प्रोसिक्यूशन सक्सीड्स इन एस्टेब्लिशिंग इट्स प्ली, तो अब डिफेंस के कंधों के ऊपर ये बोझ आ जाता है कि ये जो केसेस के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है, जो वज़न उसके कंधों पे रख दिया है, अब ये उसके ऊपर है कि इस वज़न को अपने कंधों से कैसे मूव करता है. तो अगेन हम देखेंगे कि जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही आती है कि उसने अपने केस को इस्टेब्लिश करना है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको मुलजिम के कंधों पे रखें. सर, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे देखते हैं? क्योंकि देखें, एक लॉ तो है, एग्जिस्ट करता है, कानून में उन्होंने लिखा भी हुआ है, बट आइन जो है वो उसमें फेयर ट्रायल और इस डॉक्ट्राइन में कुछ और कहता है. तो क्या ये लेजिस्लेटर्स जो थे, वर दे नॉट अवेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या उसको ओवरराइड कर रहे थे, या क्या आपको इस पे क्या इफेक्ट नज़र आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस प्रोविजन का इफेक्ट क्या है? देखिए, फिर वही बात आती है, आई वुड बी गेटिंग इट रिपीटेड कि हमारे जो लॉज होते हैं उनकी प्रॉपर स्टडीज़ नहीं होती उनके ऊपर. सपोज कोई भी मसला है तो हम उसकी इमीडिएट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बट वी नेवर ट्राई टू बॉदर आवर सेल्व्स कि हम उसका जो रूट कॉज है हम उसको एड्रेस करें. जब हम टेम्परेरी सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो इनके जो रिपरकशंस हैं वो यही आने हैं. आपके बहुत सारे लॉज हैं, आपका नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ऑर्डिनेंस था 1999 का, वो इतना फ्लॉड था कि सब्सिक्वेंटली उसमें ढेर सारे आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ी. आपका नारकोटिक्स एक्ट था, बेसिकली इट वाज प्रोमलगेटेड इन 1997 एज ए स्पेशल लॉ. स्पेशल लॉ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किन हालात में पड़ती है, किन सर्कमस्टांसेस में पड़ती है, कि कोई भी मैनास है जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है आपकी सोसाइटी के अंदर और उसको बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डील करना होता है, तो आप स्पेशल लॉज लेके आते हैं. विजडम जो उनके पीछे होता है वो यही होता है कि क्विकली आप ट्रायल्स दें, क्विकली आप उनको फिक्स करें, ताकि ये लोग जो हमारे ये जो प्रिजन्स हैं ये ओवर बर्डन हैं. यहाँ पे सपोज हमारे इस वक्त कराची के अंदर 2 जेलें हैं, एक सेंट्रल जेल आपका कराची है, दूसरा आपका मलीर का जो लांडी का जेल है. इस वक्त इनके 3-3, 4-4 गुना से ज़्यादा इनमेट्स इनके अंदर पड़े हुए हैं. ओवर बर्डन है, लोगों के पास बैरिक्स में जगह नहीं है बैठने की, लोगों के पास सोने की जगह नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उमड़ आ रही हैं. सालों आपकी तो ट्रायल्स चलती हैं, आपकी प्रोसिक्यूटिंग जो एजेंसीज हैं वो काम करने को तैयार ही नहीं है. उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी पुअर है कि उनमें लूप होल्स हैं. दूसरा, आप कानून साजी तो कर लेते हैं. सपोज इसी कानून के अंदर एक सेक्शन 51 है जो कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है कि जी जो पनिशमेंट इसके अंदर ऑफेंस विच कैरीज द पनिशमेंट फॉर डेथ, तो उसमें आपको बेल नहीं मिलेगी. नाउ इट इज अगेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके 20 के करीब फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड है, गारंटीड है. आप एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. आप दुनिया के साथ मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटीज़ के, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस के आप हिस्सा हैं, आप उनके अंदर सिग्नेटरी हैं, आप उनके अंदर रेटिफायर है. अब आपके ऊपर बाइंडिंग आ चुकी है कि उन कन्वेंशंस, उन ट्रीटीज़ के बाद अब आप अपने मुल्क में इसके ऊपर कानून साजी करें. सपोज वी आर सिग्नेटरी एंड रेटिफायर टू ICRC, जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है 1992 का प्रोबेबली. उसके अंदर कहीं जाके जुवेनाइल की बात आती है, तो उस कमिटमेंट जो बाइंडिंग थी आपके ऊपर ग्लोबली, इंटरनेशनली, आपको अपने मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन करनी पड़ी, जिसके नतीजे में 2002 में JJSO आया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस. बाद में इसको 2017 में एक्ट की शक्ल दी गई. आपके एक बहुत रॉबस्ट राइट इनकॉर्पोरेट किया गया 2010 में. आपके 18th अमेंडमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसका,
that deals with fair right to fair trial. What actually that fair trial is, जब आप इसको कंपेयर करेंगे उस अपने एक्ट के साथ तो वो इन कन्फ्लिक्ट होंगे. जब वो इन कन्फ्लिक्ट होंगे तो आपको यही हिरार्की मिलेगी माशरे के अंदर. तो ये चंद एक सिंपल रीजंस हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है और इनको लेके चलना है. जब आपका जो सब्सिक्वेंट लॉ है, जो आपके एक्ट्स हैं, वो आपके जो आपका प्राइमरी जो आपका एक्ट होता है दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन. अब उसके साथ इन कन्फ्लिक्ट हो गए, अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने. नल एंड वॉइड भी उसको इफेक्ट हो सकता है. अच्छा सर, हम इन्वेस्टिगेशन पे, स्पेशल कोर्ट्स पे, बेल्स पे हम तो बात करेंगे, बट यहाँ पे एक ज़िमनन मेरे पास एक सवाल आया, क्योंकि आपके पास काफ़ी एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड केसेस में. कौन सा ऐसा तबका है हमारे माशरे का जो कि टारगेट है नारकोटिक्स का, जिसको नारकोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं? बिकॉज देखें, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बिक रहे हैं. फॉर एग्जांपल क्रिस्टल है जिसे आइस कहते हैं, या और इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, आम बंदा उनको शायद अफोर्ड नहीं कर सकता. और मेरी नज़र में स्कूल्स कॉलेजेस जो कि हायर एलीट्स में ये चीज़ें ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है. सो आपकी नज़र में कौन इस चीज़ का मेन प्राइमरी टारगेट है जो कि डीलर्स के पास एक सॉफ्ट टारगेट भी है और अफोर्ड जो कर भी सकते हैं? हु इज़ द टारगेट? देखिए, टारगेट तो स्पेसिफिकली आप नहीं कह सकते हैं कि किसी भी इसका कोई ख़ास स्पेसिफिक या कोई ख़ास तबका या कोई ख़ास एज ग्रुप इसका टारगेट है. जैसे मैंने आपसे एक बात की कि हम चीज़ों की रूट कॉज की तरफ ही नहीं जाते हैं, वैसे ही बिल्कुल हम ये नहीं देखते हैं कि ये जो लोग जिनको हम एप्रीहेंड करते हैं, जिनको हम इनकार्सरेट करते हैं, जिनको हम थॉरो और रिगोरस किस्म के ट्रायल से गुजारते हैं, ये लोग हैं कौन? ये कौन सा तबका है? ये सब के सब वो तबके हैं, इधर दे आर ड्रग, ये क्या कहते हैं, म्यूल्स हैं या ड्रग पैडलर्स हैं, जो 4 पैसों के इस मटेरियल को, इस कंट्राबैंड को, चाहे वो किस शक्ल में हो, इधर इट इज क्रिस्टल और आइस या कोई भी ड्रग है आपका, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने का जरिया है. और उसके अंदर जो मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज पॉवर्टी. आप लोगों को पकड़ते हैं, आप उनको ट्रायल करते हैं, आप उनको फिक्स भी करते हैं, वो कन्विक्ट भी होते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो अगेन वो उस ऑफेंस को रिपीट करते हैं, बिकॉज आपने रूट कॉज को तो एड्रेस ही नहीं किया. वो तो गुर्बत के हाथों, वो तो ड्रग म्यूल्स हैं, वो तो किराया कुछ है जो किराए पे लाते हैं, ले जाते हैं. आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी सतही तौर की होती है कि उन्हीं के ऊपर रहती है. यानी कि मैं अब तक के अपने कैरियर में जितने भी मैं केसेस कर चुका हूँ, ट्रायल्स कर चुका हूँ, एक चीज़ मेरे सामने, मैं इसको 95% कहूँगा या उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं इसको, कि आप एक्चुअल जो कल्प्रिट हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है. आप यहीं पे शुरू होते हैं और यहीं पे ख़त्म होते हैं. This is not going to make some, rather bring some very fruitious results. आपका जो एक्ट था, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप इन ड्रग पैडलर्स को, ड्रग म्यूल्स को फिक्स करें. उसमें उसकी कल्टीवेशन की भी बात की गई है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग की बात की गई है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी बात की गई है. जब आपका इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक महदूद रहेगा तो मैं अगेन यही कहूँगा कि ये तो दोबारा रिपीट करेंगे लोग, ये बार बार होगा, until unless कि द रूट कॉज इज एड्रेस्ड. आप उन लोगों को फिक्स करें जो अपर लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये पेनिट्रेट करती जा रही है. हमारा जोर क्या है कि हमने पॉलिसी सख्त बनाई हुई है, हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं टू रिमेन इनकार्सरेटेड इन जेल्स, प्रिजन्स. जेलों में तो देखें, हमारे जेल्स वो आइडियल जेल तो है नहीं, वहाँ पे रिफॉर्म तो मैं क्या बताऊँ, यानी जहाँ पे 200 कैदियों की गुंजाइश है, अगर हमने वहाँ पे 1000 कैदी रख दिए तो रिफॉर्म का तो कहाँ से कोई सवाल ही पैदा नहीं आता. वहाँ जाके लोग क्रिमिनलाइज होंगे. आप ट्रायल्स को जितना प्रोलॉन्ग करेंगे लोग क्रिमिनलाइज होंगे. मैं इसमें थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे, जैसे आपने पॉवर्टी की बात की कि लोग पॉवर्टी की वजह से आते हैं, हाउ प्रॉफिटेबल बिजनेस इज़ दिस? मतलब इसमें क्या ही प्रॉफिट हो सकता है, किसी दूसरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है. कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस? देखिए, बात प्रॉफिट की नहीं है,
बात अपॉर्चुनिटी की है कि आप कितनी इजीली अवेलेबल हैं एक एसओएस को, जो सोर्स ऑफ सप्लायर है इसका। और ग्राहक कितने हैं आपके पास? नहीं, ग्राहक देखें, ये तो फिर फर्दर डिवीजन होती जाती है कि फर्दर वो किसी कहीं और जाके उसकी कंसर्न ने पहुंचनी होती है, फिर मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ फेजेस में, ये टुकड़ों में आगे जाके बाइफरकेट होके किसी और शक्ल में लोगों के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहीं पे मेरी बात, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप लॉ के इंटेंट को लेके नहीं चलेंगे। इसका मकसद जो स्पेशल लॉ 1997 में आया, उसके मकसद को लेकर नहीं चलेंगे। और इसमें जो 2022 में बाद में अमेंडमेंट की गई, वो इसीलिए की गई और चीज़ों को ज़्यादा सख्त बनाया गया इसी वजह से, ताकि लोग इस गन से हमारी जान छूट सके। लेकिन बात फिर वहीं पे आके जाती है कि आपके जितना स्ट्रिक्ट लॉ आता है, उतना आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी होना चाहिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं वो इतने ट्रेंड नहीं है। आप यूएनओडीसी के साथ लगे हुए हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सिंध पुलिस, हम सिर्फ सिंध अगर प्रोविंस की बात ले लें, तो आपने कितने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भेजे यूएनओडीसी के पास ट्रेंड होने के लिए? आपके लेबॉर्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो कितने ट्रेंड हैं? तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बिफोर गोइंग टू द एसेंस या इंटेंट बिहाइंड द लॉज एंड प्योर लीगल डिस्कशन, एक मैं आवाम के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हैव यू एवर रिप्रेजेंटेड एनीवन जो कि यू न्यू कि यार ये बंदा गिल्टी है, बट फिर भी आपने उसकी वकालत की और उसे बचाया हो? इज देयर एनी केस लाइक दैट? देखें, वी कैनॉट फोरसी द थिंग्स, ठीक है? जो हमें जो बताया जाता है हमें उसको लेके चलना होता है। और दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डाटा आपके प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट किया होता है या उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आती हैं, हम भी उसी पे को लेके चलते हैं। आपके जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो भी उसी के ऊपर चलते हैं। तो वकील इज नो वन टू गिव अ लाइसेंस टू समवन कि इधर वो कल्प्रिट है या नहीं है। उसको लीगली डिफेंड करना और उसके राइट्स जो कि हमारे कानून में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है, उनको लेके चलना और साथ चलना विद ऑनेस्टी। जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम स्पेशल कोर्ट्स को देखते हैं कि एंटी नार्को, अब यहाँ पे भी डिवीज़न है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमारी नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी चल रहे होते हैं। कुछ जो है नार्कोटिक्स के ही केसेस जो हैं वो स्पेशल कोर्ट्स में चल रहे होते हैं, एएनएफ वाले उसको डील कर रहे होते हैं। सो कहाँ पे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उनको प्रोसिक्यूट करेगी या वहाँ पे प्रोसिक्यूट किए जाएंगे, और कौन से स्पेशल कोर्ट्स में जाएंगे? डिवीजन क्या है, पता कैसे चलेगा? दोनों ही नार्कोटिक्स के केसेस जहाँ पे लव स्पेशल कोर्ट आएगा, स्पेशल एक्ट इनएक्ट होगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी। नहीं, स्पेशल कोर्ट्स तो बन गई, दैट इज नॉट डिबेट नाउ। आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आप भी इस पेशे से मुंसलिक हैं कि आपके पास इस वक्त सिंध के अंदर नार्कोटिक्स की, मैं फेडरल कोर्ट्स के हट के बात के प्रोविंशियल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, कितने स्पेशल कोर्ट्स हैं? आई डोंट नो, कराची में तो आई थिंक 3। अब तक कोई कोर्ट नहीं स्पेशल कोर्ट। आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाती हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास, वहाँ से फिर फर्दर ट्रांसफ़र होती हैं एडिशनल सेशन जजेस को, या वो केस अपने खुद चलाते हैं। तो जो एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट्स हैं हमारे पास, वो क्या है? कौन से हैं मुझे बताइए, आप कोर्ट कीजिए कौन सा? ये जिसमें आप जाते हैं, या हम स्पेशली ये तो सेंट्रल के हमारे पास 3 कोर्ट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल 3 कोर्ट्स हैं जिनको जुरिसडिक्शन है ऑन केसेस ऑफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, एएनएफ, कस्टम्स और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स। लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स एम्बिगुअस है। आपके हमारी हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के पास नार्कोटिक्स के केसेस को प्रोसिक्यूट करने का, इन्वेस्टिगेट करने का कोई लीगल एंटिटी वो है नहीं। तो सिर्फ ये 2 अदारे रह जाते हैं हमारे, जो इनके अंदर स्पेशल कोर्ट्स जो हमारे सेंट्रल के हैं। 3 कोर्ट्स हैं इस वक्त कराची में, एएनएफ एंड पाकिस्तान कस्टम्स। वो केसेस वहाँ पे प्रोसीड होती हैं।
प्रोविंशियल लेवल पे आपके पुलिस के केसेस में कहीं पे कोई भी आपके पास स्पेशल कोर्ट नहीं है, वो आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चल रहे होते हैं। रूटीन में जैसे दूसरे केसेस चल रहे होते हैं वैसे ही ये केसेस चल रहे होते हैं, और ताख़ीर का शिकार हैं, इल्तिफ़ाक़ का शिकार हैं, और लोग नज़रअंदाज हो रहे हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा क्रिमिनलाइज हो रही है। सर मैं यही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, एक यंग एडवोकेट्स के लिए जो कि शुरू में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो कैसे डिटरमिन करेंगे जुरिस्डिक्शन की, जो अगर मैं इसको ब्रॉड टर्म में बोलूँ कि बंदा पकड़ा गया नारकोटिक्स से। अब कुछ केसेस में होता है कि बंदा पकड़ा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही उनके केसेस चलते हैं, कुछ कोर्ट में जो है, कुछ में केसेस में सेंटर के हैं या जो भी हैं स्पेशल कोर्ट्स, उनमें चलता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या पुलिस पकड़ेगी तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में, ANF पकड़ेगी तो जो स्पेशल कोर्ट्स में चलेगी, या कोई और इसमें हमारे पास लॉ है जो बताता है कि कौन कौन से नेचर के केस कहाँ चलेंगे? सिंपल सी बात है, आपके ANF और पाकिस्तान कस्टम्स के कुछ केसेस जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड करती हैं, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन आपके जो सेंट्रल के 3 कोर्ट्स हैं, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस के कोर्ट्स हैं 3, ये वहाँ पे प्रोसिक्यूट होते हैं। पुलिस के जितने भी केसेस हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स को आपके सेशन जजेस को, जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस सेशन जज के पास उनकी कॉग्निजेंस होती है, और वहाँ के ADJs के पास ये केसेस ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा सर, ये जो पूरा लॉ बनाया गया, क्या ये पाकिस्तान पिनल कोड में पहले से मौजूद नहीं था, या अगर था तो किस तरह से वो इनएफेक्टिव था या इनसफिशेंट था? इंटेंट क्या है इस लॉ के पीछे इनैक्ट करने की, एक स्पेशल लेजिस्लेशन? प्रायर टू 1997 हमारे पास एक कानून है PEHO सॉरी, प्रोहिबिशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979। ये वहाँ पे जिस तरह हमारे कोई लिकर का केस होता है, कोई शराब वगैरह का, तो वहाँ पे जो 3 और 4 सेक्शन 3 और 4 है उस एक्ट का, तो ये वहाँ पे होती थी। लेकिन इतना इनके स्ट्रिक्टली वो कानून स्ट्रिक्ट नहीं था। बाद में जब ये ज़्यादा फैलने लगा हमारी सोसाइटी के अंदर, तब जाके 1997 में ये स्पेशल एक्ट बना। उसके अंदर सज़ाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई, और उसकी वजह भी यही थी कि ये जो मैनास है नारकोटिक्स का, इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आप उस वक्त भी जो 1 kg से अगर आपका कोई भी कंट्राबैंड, कोई भी नारकोटिक्स किसी भी शेप में, कुछ अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें 1987 के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें इस नारकोटिक्स इलिसिट उसमें आ चुकी हैं, तब भी 1 kg से ऊपर जो कन्विक्शन थी, जो सज़ा बनती थी, दैट वाज डेथ। लेकिन फिर मेरी बात वहीं पे आके रुकती है, आप कानून को कितना भी सख्त बनाएं, आप कानून को कितना भी स्ट्रिक्ट बनाएं, लेकिन जब तक आपके अदारे इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, जब तक वो कानून लोगों की ज़रूरतों को मैच नहीं करेगा, तब तक वो कानून इनफेक्टिव ही रहेगा, और हम उसमें अमेंडमेंट्स करते जाएंगे और लोग मज़ीद क्रिमिनलाइज होते रहेंगे, और जो उस लॉ का जो इंटेंट है वो हम कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग कि जो इलिसिट ये किस्म का, जिसको हम कोई भी धंधा कहें या कारोबार कहें, जो भी इसको हम टर्म दें, इट इज़ एक्सपेंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम इसको श्रिंक नहीं कर पाए। तो मीनिंग बाय दैट कि वो जो हमारा स्पेशल स्टैट्यूट है, दैट इज नॉट सर्विंग द पर्पस। वो क्यों नहीं कर रहा, उसको हमें देखना हो। अब 2022 में अमेंडमेंट क्या आई कि जो हमारे एलिट क्लास थे, उनके जो बच्चे थे, जो कॉलेजेस में थे, जो इंस्टीट्यूशंस में थे, उन्होंने देखा कि अब ये उनके घरों को, उनके बच्चों तक पहुंच चुका है, तो उन्होंने छोटी सी एक अमेंडमेंट उसके अंदर कर दी। मुख्तलिफ इलिसिट जो ये ड्रग्स हैं उनको कैटेगराइज करके और पनिशमेंट को भी कैटेगराइज कर दिया। 2 किलो चर्स के लिए इतनी सज़ा होगी, 5 किलो के लिए इतनी होगी, 6 किलो के लिए इतनी होगी, आधे किलो आइस के लिए ये होगा, 500 ग्राम हीरोइन के लिए ये होगा। ये टोटल हमारी अमेंडमेंट्स हैं। इससे क्या बताइए हमारे साहब, इसमें क्या चेंज आना है? डू यू सपोर्ट दिस अमेंडमेंट के कैटेगराइज कर लिया जाए? बिकॉज यहाँ पे कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो प्लांट ड्राइव हैं, कुछ जो हैं वो दे आर सिंथेटिक ड्रग्स, जैसे कि वो लैब्स में तैयार किए जाते हैं, एंड उनके इफ़ेक्ट्स भी उसी तरह के जो हैं वो एडवर्स हैं। क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? क्या 1 किलो चर्स और 1 किलो आइस को एक तराजू में रखा जा सकता है? मेरे ख्याल में आपको नहीं, मैं नहीं समझता ज़रूरत क्या है। जो सज़ा 10 ग्राम आइस के लिए होती है, वहाँ वही सज़ा 500 किलो आइस में भी होनी चाहिए, ताकि वो खौफ
जो 500 किलो के रखने वाले को या ट्रांसपोर्ट करने वाले को है वो 10 ग्राम वाले के ऊपर भी होना चाहिए। जो कंज्यूम करते हैं वो कितनी क्वांटिटी रखते होंगे। एग्जैक्टली दैट इज़ पॉइंट कि क्या आप सारे कंज्यूम करने वालों को आप कितनों के पीछे पड़ेंगे। अगेन दिस इज़ अ लूप होल और पैराडॉक्स कि आप इस पैराडॉक्स में पड़ेंगे तो आप पड़े ही रहेंगे, बिकॉज द बिग टारगेट इज़ के जो पैडलर्स को या जो बल्क क्वांटिटी में उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, डीलर के पास ही बल्क क्वांटिटी होगी, उसे आप पकड़ें तो वो पर्पस आई थिंक इफेक्टिवली सर्व करेगा, रादर देन कि आप हर चरसी मवाली के पीछे आप भागना शुरू कर दें। तो आई थिंक कि तो कोर्ट्स क्या जेल्स के अगर आप पूरे पाकिस्तान को भी शायद सलाहें लगा दें तो फिर भी शायद पर्पस सर्व ना हो पाए। सर्टेनली बिल्कुल तो नहीं होना। ये मेरा ख्याल है कि मैं आपका इस पे ओपिनियन जानना चाहूँगा कि जो बाइफर्केशन की गई है कि इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सज़ा, इतनी क्वांटिटी हो तो इतनी सज़ा, अच्छी नहीं है ये? नहीं, खौफ तो रहना चाहिए ना। अब मैं सपोज मैं कोई 5 ग्राम चर्स अपने जेब में रख के खुद को बड़ा महफूज समझता हूँ, यार क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं जाएंगे, बेल पे आ जाएंगे बाहर। तो ये इसके अंदर मुझे प्रूडेंस नजर नहीं आती। व्हाट अबाउट फॉल्स इम्प्लीकेशंस, फ्रेमिंग? हम ये भी देखते हैं कि किसी को फंसाना हो तो उसकी गाड़ी में चर्स रख दी जाती है, उसकी गाड़ी में मिनिमम क्वांटिटी में या जो वॉट एवर, क्योंकि ज़ाहिर है आप 1 किलो आइस तो किसी को फंसाने के लिए आम आदमी को तो नहीं रखेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 10 ग्राम चर्स रख दी, 50 ग्राम चर्स रख दी कि चर्स पकड़ी गई इसके पास से। तो इस तरह के केसेस कितने होते हैं हमारे पास फॉल्स इम्प्लीकेशंस के? काफ़ी केसेस होते हैं और हमने देखा भी है कि लोगों के ऊपर फॉइस्ट करके उनको इम्प्लीकेट किया जाता है अपनी पर्सनल रेवेंज के अंदर, ठीक है। और दूसरा इसके लिए भी इस लॉ के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है सेक्शन 26 की शक्ल में, जो कि बात करता है वेक्सेशियस एंट्रीज की और सर्चेज की उनकी। अगर काश हमने आज तक 2-4 कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फिक्स किए होते, ये मामला, ये वाले भी चीज़ें ना होने के बराबर होती, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहबान हैं वो भी सही दुरुस्त में अपने इन्वेस्टिगेशन को भी लेके चलते, ताकि लोग जो कल्प्रिट्स हैं वो फिक्स होते, वो कन्विक्ट होते, तो शायद हम कुछ ना कुछ रिजल्ट्स अचीव कर चुके होते हैं। अच्छा, मैं जी कंटिन्यू करें। और दूसरा इसके अंदर जो मैं बात करना चाह रहा था कि जब ये जो अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म है ना, ये नहीं है आपके अदारों के अंदर, ठीक है। हमारे पास 2002 से पहले जो पुलिस का जो वर्किंग जो स्ट्रक्चर था, जो उनका था, वो एक ही तरह से काम करते थे। 2002 के अंदर जनरल मुशर्रफ के दौर में पुलिस ऑर्डर 2002 आया, जिसके अंदर बाकायदा बाइफर्केट किया गया ऑपरेशंस को और इन्वेस्टिगेशन। आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सतह पर इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसरान पुलिस के अंदर सपोज अलग आ गए और ऑपरेशंस के अलग। आपके पास एक एसएसपी ऑपरेशंस का होता था, दूसरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का होता था। तो उसके अंदर भी एक विजडम था। अभी एनएफ के इस वक्त अब तक मैं जितने कोई केस कर चुका हूँ, हर केस में मुझे उनका जो सीजिंग ऑफिसर है, कंप्लेनेंट है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो एक ही बंदा नजर आया है। द वन हु हैपेंस टू बी द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द सीजिंग ऑफिसर ऑफ द केस, he would be also acting as इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस। जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो कंसेप्ट फिर कहाँ पे रह गया? सपोज मैं किसी केस का सीजिंग ऑफिसर हूँ और इन्वेस्टिगेशन का भी इख्तियार मुझे मिल जाए, तो अपनी मर्जी चलाऊंगा ना, मैं कंप्लेनेंट भी मैं हूँ, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं, बाकी रह गया। यानी कि हम वो जज का रोल वज्यूम नहीं करते, अगर उनके हाथ में हो तो शायद वो रोल भी वज्यूम कर लें। हमारी जुडिशरी के अंदर भी काफ़ी वीकनेसेस हैं, उनको देखना होगा, क्योंकि सिर्फ लोगों को ये जो खासकर ये जो तबका है जिनको इस वक्त प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिनको एप्रीहेंड करके ट्रायल से गुजार के फिक्स किया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन आपके जुडिशरी को देखना होगा कि जो लॉ का पर्पस है, क्या हम इससे कितना चीज़ों को सर्व कर पाएंगे। या स्ट्रिक्टनेस का ये हो गया जी आप लोगों को बेल्स ना दें, भाई जो आपके फ्रीडम है आपका, वो तो वहाँ पे गारंटीड है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है। आप लोगों की आज़ादी को इन्फ्रिंज करके क्या किसी कानून का जो पर्पस है क्या आप उसको हासिल कर सकते हैं?
आपके फैसले हैं, आप यहाँ पे वन वे और अदर वे आप लोगों को कन्विक्ट कर देते हैं। अपीलेट फोरम पे जाके आपके 90% केसेस एक्विटल की तरफ जा रहे हैं फॉर सर्टेन रीजंस। तो हमें मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ तरीके से काम करना होगा ताकि इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स आए। अच्छा सर, जो CNSA है वो किन किन चीज़ों को ऑफेंस बनाता है? मैं कहीं उसको पढ़ रहा था, उसमें कल्टीवेशन भी है, प्रोसेसिंग भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ऑफेंस ट्रीट की जाएंगी रिलेटेड टू ड्रग्स या साइकोथेरेपिक सब्सटेंसेस भी कहा जाता है, ये क्या चीज़ होती है और कौन कौन सी चीज़ें ऑफेंस कहलाते हैं? देखिए, इसमें इसकी कल्टीवेशन इज एन ऑफेंस, इसका मैन्युफैक्चरिंग इज एन ऑफेंस, इसका प्रोसेसिंग इज एन ऑफेंस अंडर CNS एक्ट, अदर देन पोजेसिंग एंड रिटेनिंग इट। तो आप मैंने तो अपने अब तक के करियर में बहुत, मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसा केस देखा जिसको फिक्स अप्रीहेंड किया गया हो, जिसके को पकड़ा गया हो और कोर्ट के सामने लाया गया हो कि जी ही रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टीवेशन। कभी नहीं हुआ। मैंने अभी तक नहीं देखा। आई एम ऑलमोस्ट इनटू दिस 2020 फर्स्ट ईयर ऑफ माय लीगल प्रैक्टिस। मैंने अभी तक नहीं देखा इसके अंदर या कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग था यहाँ पे जी आइस को केमिकली प्रोसेस करके या हीरोइन को प्रोसेस करके और यहाँ पे किया जा रहा था और वहाँ पे कुछ हुआ और वहाँ से बंदे आए और वहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। लैब कभी नहीं पकड़ी गई? नहीं, मेरी नज़र में ना, बनती कभी कहाँ नहीं है, हुआ। उगती कहाँ है ये? वो बेहतर बता सकते हैं जिनको, देखिए पूरा एक फोर्स जन्म में आया जिसको एंटी नार्कोटिक्स फोर्स कहते हैं, उसका अपना एक एक्ट है, उसके बहुत वसीतर इख्तियारात हैं। उसके तो इस हद तक इख्तियारात हैं कि अगर उनको ये लगे कि ऊपर जो जहाज़ 36,000 फुट पे फ्लाई कर रहा है, अगर इसके अंदर कुछ है तो वो उसको कंपेल करके डाउन करके और नीचे ज़मीन पे लाके उसको भी सर्च कर सकते हैं। ये पावर्स हैं Yes. एक्ट में? यस, सेक्शन 2021 को आप पढ़ेंगे, उससे फर्दर आप जाएंगे तो आपको सब नजर आएगा। बहुत बड़ा फोर्स एक वजूद में आया। नेशनली एक मेजर जनरल, 2 स्टार जनरल इस फोर्स को कमांड करता है। रीजनल लेवल पे आपके प्रोविंसेस में इनके फोर्स कमांडर्स हैं जो कि ब्रिगेडियर साहबान होते हैं, उनके साथ एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब, फिर भी नीचे बहुत बड़ी हिरार्की है इनकी। बहुत ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी का इनको बहुत बड़ा एज हासिल है। अगर उसके बाद ये हमारे बच्चों तक, हमारे घरों तक, हमारे स्कूलों तक, हमारे इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच रही है तो वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट पीपल। नाउ सर, कमिंग टू सर्च एंड सीजर्स कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, फॉल्स इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे नाकों पे सर्च किया जा रहा है रैंडमली। तो क्या ये पावर्स, जैसे हम दूसरे कवानीन में सुनते भी हैं कि शायद पुलिस को इस तरह से जब तक कोई सस्पेशन ना हो पावर नहीं है, दोनों तरफ की डिबेट है भी और नहीं भी, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो क्या जो ANF है या ऑर्डिनरी पुलिस है उनके पास सस्पिशन होना ज़रूरी है या दे कैन रैंडमली चेक एनीवन एनीवेयर एनी टाइम टू एनीवन के उसको सर्च किया जाए और अगर उससे कुछ मिले तो उसे सीज कर लिया जाए? देखिए, सस्पिशन तो होती है और सस्पिशन के बाद ही कभी आप किस चीज़ को उसके सर्च के ज़रिए बाद कोई आपकी जैसी कोई चीज़ें रिकवर होती है, लेकिन रैंडमली भी हो सकता है। अब रैंडमली मुझे क्यों रोका जाएगा? रैंडमली मैं जिस वेसल में हूँ, सपोज मेरे पास कोई गाड़ी है, मैं किसी बाइक पे हूँ, वाई इट वुड बी चेक्ड? बिकॉज देयर वुड बी सम सस्पिशन। अब उस सस्पिशन को उस ब्लैक एंड वाइट में भी आना चाहिए। आपके प्रोसिक्यूटर जो एजेंसीज है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, उनको बताना चाहिए कि जी इस सस्पिशन के लिए एंड व्हाई दे हैड सफिशिएंट रीजंस फॉर दैट सस्पिशन, हमने ये सर्च किया और इससे ये हुआ। तो सस्पिशन एक तरह से एक मैंडेटरी एलिमेंट है इसका। अच्छा सर, यहाँ पे सेक्शन 20 एंड 21 की बात आती है। मैं उस सेक्शन 20 को 21 को जब मैं पढ़ रहा था तो सेक्शन 20 बेसिकली कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट वारंट्स इशू करेगी फॉर चेक या सर्च एंड सीजर्स। बट 21 जो है वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ ASI, उसके पास सारी पावर्स ऑलरेडी हैं। विदाउट वारंट वो जाके सर्च भी कर सकता है, प्रेमिसेस के अंदर भी जा सकता है, वेसल में भी जा सकता है, जिसको जहाँ वो चेक करना चाहे। आप वाली बात कि अगर जहाज़ पे कोई है तो उसको भी नीचे उतार सकता है।
वट एवर ही कैन, जो कि वारंट के साथ हो सकता है, वो विदाउट वारंट ऑलरेडी कर सकता है। तो आप नहीं समझते कि दोनों सेक्शंस अपने तसादम में हैं और सेक्शन 20 कहीं ना कहीं रिडंडेंट हो रही है? देखिए सेक्शन 20 को प्रॉब्लली पढ़ेंगे, अगर मेरी जो मेमोरी इतनी ब्लड ना हो, तो उसमें एक वर्ड है जिसको मे का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल किया गया है। अब मे के ऊपर डिस्क्रिशन पे आपने प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को रख दिया है, कोर्ट को उनके रहमो करम पे रख दिया है। मे कर सकते हैं, व्हाट इज दिस मे, व्हाई इट इज एम्बिगुअस। तो ये जो मैं आपको कहता हूँ ना कि हमारी लॉज डिफेक्टिव है या फ्लॉड है, ये हैं डिफेक्ट्स, ये है फ्लॉज विच नीड टू बी रिपेयर्ड। हम इनको ठीक करें। अब खैर सुप्रीम कोर्ट के आज चंद एक फैसले आने लगे हैं, थोड़ी सी हिम्मत आने लगी है कोर्ट्स के अंदर, वो उनके फैसले आ रहे हैं कि एटलीस्ट कम अज़ कम अगर कोर्ट की टाइमिंग में है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा वारंट्स ले लीजिएगा। कोर्टों तक जाएं। अब उसका रिजल्ट ये आ गया है कि जितने भी आपकी कन्फिस्केशंस हो रही हैं या सीजर्स हो रही हैं, कोर्ट के बाद के टाइम में हो रही हैं। कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं इन अदारों के ऊपर। सपोज हम कोई 12 बजे FIR काटते थे, तो अब कोई बात नहीं, हम शाम को 5-6 बजे काट लेंगे, क्योंकि इतना कोई फास्ट टेस्ट, कोई इतना स्पीडी हमारे पास मैकेनिज्म है नहीं जो उन तक पहुंच सके और उनको अकाउंटेबल बना सके या उनके ऊपर एक चेक रख सके। तो फ्री हैंडेड है, सुबह के टाइम में नहीं होगा तो FIR का टाइम 3 बजे के बाद का होगा, जब कोर्ट छुट्टी कर चुकी होगी। आई थिंक सर उसको जब विदाउट वारंट जो पावर एक्सरसाइज करने के लिए रीजंस भी देनी होती हैं, जो ऑफिसर हु इज़ सर्चिंग या कुछ चीज़ कर रहा है विदाउट वारंट, तो उसे रिटर्न में उसकी जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो आपने कभी देखी है कोई ऐसी जस्टिफिकेशन देते हुए एजेंसी को? देखें, कानून की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। एक लीगल मैगजिम है जिसको कहते हैं कमिनाए ऑब्जर्वेंशिया नॉन एस ट्रेसिडेंडम, कि लॉ की जो रिक्वायरमेंट होती है, लॉ बल्कि रादर लॉ जिस चीज़ को जिस तरह से करवाना चाहती है, अगर उस तरह से न किया जाए तो इट वुड बी कंसिडर्ड अगेंस्ट लॉ। ठीक है, लॉ कहती है कि इस काम को इस तरह से करो, अगर वो काम एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं किया जाएगा तो वो लीगल तस्वुर नहीं होगा। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को भी अपने आप को इस रिस्पॉन्सिबिलिटियों से एब्जॉर्व कराते हैं कि जिस तरह एक सेक्शन 25 है आपका इस एक्ट के अंदर, जो कि एक्सक्लूड करती है कि अगर इसमें प्राइवेट विटनेसेस ना हो तो कोई बात नहीं, वोंट मेक एनी डिफरेंस, जो कि आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 103 है, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डालती है कि ऐसी कोई रिकवरीज, कोई ऐसे सर्चेज हो तो आप प्राइवेट विटनेसेस ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन यहाँ स्पेशल लॉ में सेक्शन 25 ने 103 को एक्सक्लूड कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अब जो हमारे पास केसेस सामने आते हैं कि जी हमें स्पाई इन्फॉर्मेशन थी, हम वहाँ पहुँचे, हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा, हमने कोशिश की, लेकिन लोग गवाह बनने को तैयार नहीं थे। यूँ हमने अपनी जान छुड़ा ली और अपनी ही जो रेडिंग पार्टी है, जो हमारे पास पुलिस पार्टी है, उसमें से 2 गवाह लेके और हमने उनको गवाह बना दिया और कोर्ट्स उसके पीछे चल पड़ती हैं। कानून में 10 तरीक़ेकार हैं। आपने किसको दिए नोटिस, उसका कोई नाम पता है? उसको कोई आपने कोई सेक्शन 160 CRPC का कोई नोटिस सर्व किया? आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, जिसको हम उर्फ़ आम में चालान कहते हैं, उनका नाम तक नज़र नहीं आता कि आपने कितने लोगों को, क्या उनका नाम था, क्या उनका पेरेंटेज था, ये तक मेंशन नहीं होता। अच्छा सर, इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मैं जजमेंट पढ़ रहा था एंड दैट इज़ बाइंडिंग और सेक्शन 25 की रिलेटेड थी कि ठीक है, इफ़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट विटनेसेस या पब्लिक में से कोई जो विटनेसेस लेते हैं दैट इज़ एक्सक्लूडेड, बट एक और जो कंपल्जन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाली है कि यू हैव टू रिकॉर्ड, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, इफ़ यू हैव स्पाई इन्फॉर्मेशन तो आपने कैमरे से रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज योर केस विल बी सस्पिशियस। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आपके पास कानूनी शहादत ऑर्डर जो है, अंग्रेज़ का एविडेंस एक्ट उस ज़माने का, आज का कानूनी शहादत ऑर्डर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, जो डिजिटल एविडेंस है, उसको डील करता है आर्टिकल 164।
कहीं से लाने की कोशिश की। ये हमारे साबिका चीफ जस्टिस साहब थे, काजी फायजी जी, साहब, जी, प्रॉब्ली काजी। उनका ही एक फैसला जी, था जी, उन्हीं का है। एक नारकोटिक्स के बेल में, जो प्रॉबली रिपोर्टेड 2024 SCMR 934 है पेज, प्रॉबली, आई एम नॉट वेरी सर्टेन इस वक्त। तो उसमें भी ढेर सारा स्पेस है, कोई बाइंडिंग नहीं लगाई गई उसके अंदर। बेल तो दी है, उस बेल को तो उन्होंने ग्रांट कर दिया, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं लगाई। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बाइंडिंग आती है, प्रोबेबली आर्टिकल 189 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो सूबे के पाकिस्तान के आपके मुल्क के जो नीचे सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, बीट हाई कोर्ट्स और अदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बाइंडिंग होगी, जिसको हम लीगली जिस टर्म को हम कहते हैं स्टेरे डिसाइसिस, कि वो उसको इन इट्स ट्रू सोल एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे। लेकिन इस फैसले में उसके बाद भी एक फैसला आया हुआ है इसका, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे रिपोर्टेड है, 2025 में, लेकिन कोई इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं लगाई गई। और ना ही इसके अंदर ये बताया गया कि अगर ऐसा कोई आप कलेक्ट करेंगे कोई वीडियो वगैरह तो उसका फेट क्या होगा। जिस दौर में हम रह रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, गाइडलाइंस नहीं है। हाँ ठीक है, गाइडलाइंस उन्होंने नहीं दिए कि अगर वो एविडेंस आप लेते हैं डिजिटल तो फर्दर उसको एडमिसिबिलिटी की तरफ आप कैसे लेके आएंगे। अच्छा सर, इस पे मैंने क्योंकि कुछ FIA के केसेस किए हुए हैं, तो FIA के केसेस में गाइडलाइंस पूरी मौजूद हैं, शायद वो हम किसी न किसी हद तक इन केसेस पे ला सकते हैं, क्योंकि FIA के केसेस में ये कहा गया था कि FIA के रिलेटेड केस है साइबर क्राइम का, उसमें ये था कि पूरी तकरीबन 25-20 गाइडलाइंस दी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो वीडियो प्रूफ है, वीडियो एविडेंस है, आप उसे किस तरह से डील करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रूव करनी है। उन्होंने कहा वो सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो पेश कर दी, एविडेंस में एज एडमिसिबल एविडेंस हो सकती है, बट उसमें आपने उसका सोर्स भी प्रूव करना है, कैसे रिकॉर्ड हुई, उसकी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स उसकी लानी हैं, उसके अलावा जो है उसको उसकी फॉरेंसिक भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रूव होंगी, उसके बाद आप उसे एज एन एडमिसिबल एविडेंस जो है आप वो उसको डील कर सकते हैं। देखिए, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपने उन 2 फैसलों में जो रिपोर्टेड थे काजी फाइज साहब की, दूसरी प्रोबेबली जस्टिस हिजाइनस आशु खान काकड़ साहब का है, उन्होंने ये तक भी नहीं बताया कि इट इज़ सब्जेक्ट टू फोरेंसिक एनालिसिस, ये तक बात नहीं की गई। तो फिर अगेन वहाँ पे स्पेस है आपकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के लिए। इवन ANF का, कहीं मैं एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ रहा था, उसमें बाकायदा तौर पे मेंशन था कि 2020 का ANF के अपने SOPs हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ANF के किसी भी केस में मैं नहीं देख रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हुई या कोई ऐसे रिकॉर्ड के ऊपर आया। बल्कि जब हम कोर्ट्स के अंदर जब इनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि जी आपने वीडियो बनाई, आपके पास कौन सा मोबाइल था, वो कहते जी मेरे पास कीपैड का मोबाइल था, हमारे पास कीपैड का मोबाइल था, यानी 2020 का उनका अपना SOP मौजूद है, वो फिर भी बॉदर नहीं करते। एक दिन मैं हमारे यहाँ पे जज साहब थे स्पेशल कोर्ट पे, तो मैंने कहा सर आप इनसे इतना तो पूछ लें कि सुबह मैं अपने घर से आ रहा था तो ये कोरंगी रोड के करीब ये कौन सा ये है, कयूमाबाद के करीब डिफेंस थाना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्वीपर्स को म्यूनसिपलिटी के देकर रोड की साइड्स को साफ कर रहे थे और एक बंदा उन्हीं में से उनकी एक वीडियो बना रहा था, जस्ट टू इस्टेब्लिश वो अपने जो अदारा है उसको बताया कि भाई हमने ये काम किया है और हुआ है। मैंने कहा जब वो कर सकते हैं, इनके ऊपर कौन सी ऐसी क़यामत है कि ये वीडियोस नहीं बना सकते। बट अगेन देयर इज़ नो मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा सर, मैं आपसे, चूँकि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस अटर्नी हैं ख़ासकर नारकोटिक्स के मामलात पे, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टिगेटर्स को गाइड करना हो तो अरेस्ट के बाद किस तरह से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करें कि कन्विक्शंस भी और फेयरली कन्विक्शन जो है वो सस्टेन की जा सके, क्या क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, उनको मुझे या आपको या किसी और को गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 1934 का पुलिस रूल्स मौजूद है, एक मैनुअल है और बहुत डिटेल्ड मैनुअल है, और उसमें एक एक प्रोसीजर हर चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है, एक्सप्लेन्ड है, बताया गया है। बट सर वो किताब में है, किताब बंद है। मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगा वो तो किताब तो शायद ना खुले। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो,
आप उनको प्रॉपरली ट्रेंड करें, जो आपके पास तरीक़ेकार मौजूद हैं, जो रूल्स मौजूद हैं उनका उनको पता हो, तो मेरे ख्याल में आपके अच्छे खासे मसाइल हल हो जाने चाहिए। अगर मैं आपको बिल्कुल यकीनन कह रहा हूँ कि 99% अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये पूछें कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है किसी क्रिमिनल के अंदर, ये कानून के किस ज़ाब्ते और किस कानून के तहत होती है, तो यू वुड बी फाइंडिंग देम ब्लैंक। उनको पता ही नहीं होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस कानून के तहत होती है, तो वो आपके केसेस को क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। एग्जैक्टली सर, मैं दैट्स वाई आई वांट कि आप चंद बेसिक स्टेप्स बताएं जो इन्वेस्टिगेटर्स को, एक बंदा है उसको सर्च करते हुए उसके पास से उन्हें शक है, उसको सर्च कर लिया, उसके पास से कुछ ना कुछ मिल गया ना, वो किस तरह से उन्हें चीज़ों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। आप जब किसी को आप सस्पेक्ट करते हैं कि उसके पास कोई भी चीज़ है, तो फ़ौरन से पहले आप उसको अपनी सस्पेशन के रीजंस बताएं। आप उसको नोटिस दे दें कि जी हमें सस्पिशन है कि यू आर पोजेसिंग सम ड्रग, यू आर पोजेसिंग सम इलीगल वेपन, वट एवर इट इज़, वो आपने सर्व किया उसको। और उसके बाद आप थोड़े से एफर्ट्स कर लें कि चंद जो पासर बाइज होते हैं, कुछ चलने फिरने वाले, आधे एक से आप कह दें। मेरे ख्याल में इतना कोई ये बड़े बेचारे नहीं होते, इनके खौफ से कोई गवाही ना दे, लेकिन हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके खौफ से वो बिल्कुल भागते हैं। इसीलिए वो किसी ऐसी रिकवरी का, किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनते। उनको पता है कि इधर आके हमारी मुश्किलात बढ़नी है और हम अपने आप को मुश्किल में ना डालें। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दे हैव द फियर ऑफ द कल्प्रिट, दे हैव द फियर ऑफ द सिस्टम। जिस विशेष सर्कल के अंदर हम रहते हैं उसका फियर है उनको कि हमारी ज़िंदगी अजाब में पड़ जाएगी इसके बाद, क्योंकि उन्होंने अपना काम करना नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ाकार नहीं होता, कोई जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का कोई तरीक़ाकार नहीं होता। आपके जो आपके ऑफिशियल्स हैं ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो दे शुड बी वेल ट्रेंड। इंटरनेशनली इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, यूएन के अदारे हैं, यूएनओडीसी जो को डील करता है ड्रग्स को, ये इनको ट्रेंड करते हैं। इनके जरिए बहुत सारा पैसा आता है, इनके बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए बाकायदा बजट मुख्तस होते हैं। आप भिजवाएं इनको, आप इनको ट्रेंड करें। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सर जो मैं चीज़ जानना ये चाह रहा था कि मतलब अब सारी चीज़ हो गई, नोटिस भी हो गए, सब चीज़ हो गई, ठीक है, कोई आया नहीं आया, प्राइवेट विटनेस हैं या नहीं है, अब आपने वो चीज़ रिकवर की, अब उसकी हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ से कुछ उसका सैंपल लेके भेजा जाता है फॉरेंसिक के लिए। क्या ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? क्या करना चाहिए पुलिस को और किस मैनर में करना चाहिए? देखिए हमारे साहब, कानून के अंदर कोई ऐसा कदगन नहीं है, कोई आपके ऊपर ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि आप उसमें से सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करें। आप इन बल्क जो आपने क्वांटिटी पकड़ी है, आप उसको कंप्लीट पूरे का पूरा इन बल्क को भी लेबॉर्ट्री के लिए भिजवाए जा सकते हैं। लेकिन इसके कानूनी कुछ तकाजे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस के साथ आया और इसके बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा गया, वो 2018 स्टेट इमाम बख्श वर्सेस स्टेट एक केस था, उसके अंदर सेफ कस्टडी और सेफ ट्रांसमिशन की बात की गई कि जब भी आप प्रॉपर्टी पकड़ते हैं तो जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है विच इंक्लूड वेटेज ऑफ द स्टफ, इट्स सीलिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंपल्स, इट शुड बी डन एट द स्पॉट। ऐसा ना हो कि आप इस बंदे को और तमाम जो रिकवरी इसको उठा के थाने में जाएं और ये कार्रवाई कर रहे हो, आपने स्पॉट पे ये करनी है। फिर जब ये आप ये कर लेते हैं तो उससे अगला प्रोसीजर भी आपको बता दिया कि आप थाने में जब जाएंगे, जैसे ही आप एफआईआर लॉन्च करेंगे इस वाक़े की, तो जो केस प्रॉपर्टी आपकी रिलेटेड विद द केस, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो सब के सब थाने के अंदर एक मालखाना होता है जहाँ पे केस प्रॉपर्टीज़ जो केस से कनेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे जमा होती है। और वहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसको हम रजिस्टर नंबर 19 कहते हैं, रोमन XIX। अगेन इट इज़ अवेलेबल इन पुलिस रूल्स ऑफ 1934। रूल 22.70 इसको डील करता है। वो तरीक़ेकार आपको बताता है रूल 22.70
कि इसके इतने कॉलम्स है, आपने हर कॉलम को इस तरह से भरना है, आपने उसको एक एंट्री नंबर देना है, जो चीज़ें आप उसमें जमा करा रहे हैं उनकी डिटेल देंगे along with the detail of the person who is depositing it, और उसके बाद उसके जो अंदर दाखिल होंगी चीज़ें वो उस रजिस्टर नंबर 19 का हिस्सा बनेंगी, और जब भी वक्त के ज़रूरत के मुताबिक आप कोई चीज़ बाहर निकालेंगे मालखाने से, अगेन उसकी डिटेल्स आप उस रजिस्टर में देंगे। डेफिनेटली इट इज सील्ड एट अ स्पॉट। अच्छा, अब जैसे कि कोई इसमें फ्लॉ आ गए, कोई नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेटर्स, ये सारी चीज़ें जो कंप्लाइंस नहीं हो पाई, द केस यू मेंशन उसकी या जो पुलिस रूल्स की, हाउ फेटल इज़ दैट टू केस, या उसका क्या एडवर्स इफेक्ट आता है केस में? क्या कोई एक्विट हो सकता है ऑन जस्ट ऑन दीज ग्राउंड्स के रिकवरी जो हुई वो प्रॉपरली सील्ड नहीं हुई, या उसको ऑन स्पॉट उसको सैंपल्स नहीं लिए गए, या वट एवर? यस, द रिजल्ट इज ओनली इक्विटल। डाउट क्रिएट कर सकता है ये, करता है। जो 2018 सरकार मामक्स के बाद जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत एम्फेसाइज करके ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जहाँ पे सेफ कस्टडी नहीं होगी, जहाँ पे सेफ ट्रांसमिशन नहीं होगी, व्हाट इज सेफ ट्रांसमिशन की चीज़ आपने सीज की, मौके पे उसको सील्स किया, सैंपल लिए, मालखाने में गई, मालखाने में जमा हो गई, उसकी तमाम डिटेल्स, मालखाना का जो 19 नंबर रजिस्टर है जो विच इज़ मेंटेन्ड अंडर रूल 22.70 ऑफ द पुलिस रूल्स 1934, वहाँ तक पहुँचा, और उसकी फर्दर ट्रांसमिशन टू द कोर्ट और लेबोरेटरी फॉर इट्स फोरेंसिक एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस उसकी, कि इधर जो जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं कि इट इज़ चर्स, वो कैसे साबित होगा कि ये चर्स है या नहीं है? लेमैन में आप कोई शक्ल देख के उसकी तो नहीं बता सकते, अनटिल अनलेस इट इज एंडोर्स्ड बाय द लेबोरेटरी। तो वो जो सेफ ट्रांसमिशन है वो बताती है कि वो फिर तरीक़ेकार आपको बताती है कि आपने जब इसको उठाएंगे वापस इन सैंपल्स को लेबोरेटरी ले जाने के लिए, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। अगर उसके अंदर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इज अ चेन, और जहाँ पे ये चेन डिस्टॉर्टेड हुई तो प्रोसिक्यूशन का केस किया। अच्छा सर, यहाँ पे हम एक और इसमें डिफेक्ट ये भी देखते हैं कि जो फॉरेंसिक होती है वो होती तो है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। क्या ये एएनएफ की खास करके इनके पास कोई अपनी लेबॉर्ट्रीज नहीं है, या काम नहीं कर रही है, टाइम क्यों लेते हैं इतना? देखें, लेबॉर्ट्रीज तो प्रोविंशियल भी मौजूद है और फेडरल की भी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। जो तरीक़ेकार हैं, जो गवर्नमेंट, इस एक्ट के बाद रूल्स भी बने, कोई भी एक्ट बनता है उसके बाद उस एक्ट के रूल्स तहत रूल्स भी बनते हैं। ये जो रूल्स हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स हैं 2001 के, 1997 में एक्ट आया, 2001 में रूल्स बने। इस रूल्स के सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के मुताबिक विद इन 72 आवर्स आपने ये जो सैंपल्स लिए हैं ये आपने डिस्पैच करने हैं लेबॉर्ट्री। अगर आप नहीं कर पाते 72 आवर्स के अंदर, तो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में प्लॉजिबली इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये डिले हुई। तो वो फिर फैटल नहीं होता प्रोसिक्यूशन के केस के लिए, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो अब ये कह दिया कि दिस इज मैंडेटरी, सॉरी दिस इज डायरेक्टरी इन नेचर। जो रूल 4 है उसका सबसेक्शन 2 इट इज डायरेक्टरी इन नेचर। तो लिहाजा अगर इसमें प्लस माइनस हो जाता है और इसको एक्सप्लेन कर लेती है प्रोसिक्यूशन, तो इट इज़ नॉट फैटल फॉर द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। नहीं, मैं जो फाइनल रिपोर्ट आने में डिले होते हैं, समटाइम 2 महीने वो रिपोर्ट ही नहीं आती कि वो एक्चुअली है क्या, फोरेंसिक से लेबॉर्ट्री से फोरेंसिक होके उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें डिलेज क्यों आते हैं? उसमें जो डील करती है इसको सेक्शन 35 और 36 है नारकोटिक्स एक्ट का, और रूल 5-6 है। उसमें एक तो बाकायदा बताया गया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको भेजा जाए, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। और मेरे ख्याल में ये कोई आधे 1 महीने के अंदर, बहुत अगर कभी किसी रेयर केस में, एक्सेप्शनल केसेस में बहुत डिले हो गया हो तो अलग बात है, नॉर्मली 1 मंथ के अंदर अंदर ये रिपोर्ट्स आ जाती है। अच्छा सर, हम देखते हैं अक्सर जब बल्क में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे होते हैं नारकोटिक्स को, तो वो अक्सर किसी वेसल में, किसी गाड़ी में, किसी ट्रक में कोई ऐसे जगह बना के उसमें उसको छुपा के लाया जा रहा होता है।
अब सम टाइम वो गाड़ी जो होती है वो किराए की भी होती है, किसी दूसरे की होती है, ऑनर वो नहीं होता जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो ड्राइवर्स भी पकड़े जाते हैं और वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। तो अगर किसी गाड़ी से या किसी वेसल से कोई नार्कोटिक सब्सटेंसेस बरामद होते हैं तो उस गाड़ी का या उस प्रॉपर्टी का क्या फेट होगा? क्या वो भी जब्त हो जाएगी उस नार्कोटिक्स के साथ साथ, या उसको वापस छोड़ दिया जाता है? लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, अगर किसी वेसल से, किसी व्हीकल से, कहीं से कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिकवर होती है, सॉरी कोई कंट्राबैंड, कोई इलिसिट कॉन्ट्रैबैंड, ड्रग्स, सॉरी। ये रिकवर होती है तो पुलिस उस गाड़ी को भी साथ में सीज कर लेती है। लेकिन उसके बाद जो सेक्शन 32 है नार्कोटिक्स एक्ट का, वो डील करता है इनको। उसके अंदर ये स्पेस मौजूद है कि जो अगर उसका कोई एक्चुअल ऑनर है और जो बंदा उसको ड्राइव कर रहा था वो उसका ड्राइवर था या कोई और बंदा था, लेकिन जो इसका ऑनर है, जो इसका क्लेमेंट है एक्चुअल, उसको इसके अंदर कंसीलमेंट का या इसके अंदर नार्कोटिक्स की अवेलेबिलिटी का कोई नॉलेज नहीं था, तो लॉ फिर फ्लेक्सिबल है कि आप वो वेसल, वो व्हीकल उसको, उसके मालिक को हैंड ओवर कर दें सुबरदारी पे, ज़मानत पे, ताकि व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल, तो वो पाबंद होता है कि इस केस प्रॉपर्टी को, उस गाड़ी को कोर्ट के सामने पेश करें। इसमें भी सेक्शन 516 वाली एप्लीकेशन लगती है सीआरपीसी की? जी, 516 जो आपकी सुबरदारी को डील करती है गाड़ियों की। सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स बेल, यहाँ पे ये तस्वुर किया जाता है कि बेल्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें क्या रियलिटी है? देखें, एज पॉलिसी मैटर, जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है कि 1 kg से ऊपर, वो भी चर्च के अंदर और आइस के अंदर डिफरेंट है, और दूसरे कोकेन और जो हीरोइन वगैरह उसके अंदर डिफरेंट है। एज ए पॉलिसी मैटर कोर्ट्स रिलेक्टेंट हैं बेल के लिए। लेकिन जहाँ पे केस आपका डाउटफुल हो, जहाँ पे फर्दर इंक्वायरी के लिए स्पेस हो, तो बेल्स मिल जाती है। तो क्या क्या हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं जिन पे हम बेल्स ले सकते हैं यहाँ पे? देखिए जी, हमारे पास ये है कि एक तो आप जो प्रोसिक्यूशन ने डाटा, जो मटेरियल कलेक्ट किया गया है प्राइमा फेशी, उससे कि ये इस्टेब्लिश ना हो कि आपका नेक्सस है इस ऑफेंस के साथ, तो आपको बेल्स मिल जाती है। कोई बहुत ग्रेव किस्म की रेगुलरिटी हो, ठीक है, या आपने वीडियो नहीं बनाई तो बेल मिलेगी, नो, अगेन कोर्ट्स आर रिलेक्टेंट। ये मैंने एट द तब एंड भी दिस इज कहा। डिस्क्रेशन। हालांकि सिंध के अंदर इनका प्रोविंस का अपना अमेंडेड एक्ट है और उसमें एक क्लॉज है, प्रॉपर सेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि आप मैंडेटरीली बनाएंगे इसकी वीडियो। लेकिन कोर्ट स्टिल रिलेक्टेंट, वो शायद उसके पीछे विजडम और जो प्रूडेंस होती हुई यही होती है कि लोगों को सख्ती के ज़रिए कायल किया जाए ताकि इस चीज़ से वो एब्सटेंड करें। लेकिन अगेन आई वुड बी सेइंग कि दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अच्छा सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज होता हूँ कि हमारे पास सीएनएसए में एक सेक्शन भी है, सेक्शन 51, लेकिन हमारे पास सीआरपीसी में भी है सेक्शन 497, 498, 496। हर 496 तो इररेलेवेंट है, यहाँ पे 497 और 498 की हम बात करते हैं। तो जब हम बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं सीएनएसए के तहत या स्पेशल कोर्ट्स में, तो किस प्रोविज़न के तहत हमने फ़ाइल करनी है, 497 में या 51 में, सेक्शन 51 ऑफ सीएनएस? देखिए, बेल जो पोस्ट अरेस्ट को डील करता है, जो मदर प्रोविजन है, वो 497 ही है, और गवर्निंग जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो भी 497 के होते हैं। सेक्शन 51 में के अंदर 2 क्लॉजेस ऐड की गई हैं, जिसमें बेसिकली इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, यानी जो बेल को ऊपर बार लगाती है, एम्बार्गो लगाती है। सेक्शन 51 में जो सब सेक्शन 1 है वो यही कहती है कि जी अगर इसकी पनिशमेंट डेथ होगी तो नो बेल शैल बी ग्रांटेड। फिर जो इसका सेकंड वो है क्लॉज है या इसका सब सेक्शन है, उसमें कहती है कि जहाँ पे स्पेस हो, जहाँ पे रूम हो, यानी जहाँ पे केस आपका फर्दर इंक्वायरी के अंदर आता हो, तो कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है कि वो बेल दे सकती है। लेकिन बेल अप्लाई करेंगे आप वही 497 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और जो उसके जो प्रोविजंस हैं, जो उसके गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, अप्लाई भी वही होंगे। इफ इट फॉल्स विद इन द प्रोहिबिटरी क्लॉज सेक्शन 1 में, तो अगेन वही, ठीक है जी।
वही और सिमिलर रूल्स और एंड पॉलिसीज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द सब बेल। सब किस लेवल गवर्निंग प्रिंसिपल्स वही है। किस लेवल पे मिल जाती है? मतलब देखें कुछ पॉलिसीज तो ये भी होती है ना कि लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट से नहीं मिलती, बट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स दे आर अ बिट lenient इन ग्रांटिंग रिलीफ। तो इसमें भी ऐसा कुछ है या ऑल द वे अप टू सुप्रीम कोर्ट इट्स स्ट्रिक्ट? अगर हम बेल्स की बात करें तो हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट ही है। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज My अ pleasure. वंडरफुल सेशन, एंड आई होप कि जो व्यूअर्स हैं काफ़ी कुछ सीखेंगे, एंड इट वाज एन अमेजिंग एंड वेरी इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच Very वंस अगेन grateful, फॉर योर Ahmad टाइम, sahab. Very एंड आई grateful. होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। एंड Of एनी course. फाइनल वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस? आपके ऑडियंस अगर वो हमारे लीगल फर्टिनिटी से हैं मोस्टली तो दे शुड बी कंसिस्टेंट इन देयर एफर्ट्स और लगे रहें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किसी ने किया होगा नहीं किया होगा। उनके ऊपर प्रोफेशनली जो ऑब्लिगेशन आती है कि एक बंदा जब अपना फेट आपके हाथ में दे देता है, नाउ ही और शी बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अटमोस्ट हॉनेस्टी के साथ और डिलिजेंस के साथ और इस चीज़ को बगैर सोचे क्या हुआ क्या होगा नहीं किया होगा, आप कमिटमेंट के साथ हॉनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दीजिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर।